डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग फिर से सीखेंगे गॉस लॉ का एक और एप्लीकेशन। वो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इन्फानाइट प्लेन ऑफ चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इन्फानाइट प्लेन ऑफ चार्ज। जैसे मान लेते हैं कि एक लार्ज प्लेन ऑफ चार्ज है और इसके सरफेस पे चार्ज है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। प्लेन ऑफ चार्ज को समझेंगे अच्छे से, किसका मीनिंग क्या है, क्योंकि यहाँ पर कन्फ्यूजन होता है। जनरली स्टूडेंट के मन में कन्फ्यूजन रहता है कि दो प्लेन है कि एक प्लेन है। कंडक्टिंग प्लेन में जब हम लोग जानते हैं कि दो प्लेन होता है, लेकिन यहाँ पर हम लोग एक सिंगल प्लेन के चलते कि किसी एक सरफेस पे केवल चार्ज है, केवल एक प्लेन के चलते, जिसको हम लोग बोलेंगे प्लेन ऑफ चार्ज या शीट ऑफ चार्ज। तो अगर कहीं पे बोला गया सिंगल प्लेन या प्लेन ऑफ चार्ज या शीट ऑफ चार्ज, तो इसका मतलब समझेंगे कि केवल एक सरफेस पे चार्ज है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। लेकिन अगर कोई बोला गया कंडक्टिंग प्लेन ऑफ चार्ज, तो यहाँ पर कंडक्टिंग प्लेन में हमेशा दो सरफेस चार्ज का होगा, ये ध्यान में रखेंगे। तो अभी हम यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने जा रहे हैं ड्यू टू अ सिंगल प्लेन ऑफ चार्ज, और प्लेन ऑफ चार्ज इन्फानाइट प्लेन है, यानी कि लार्ज प्लेन है। और देख सकते हैं कि इसके सरफेस पे चार्ज है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, चार्ज है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। जैसे मान लो कि ये पूरा का पूरा जो बोर्ड है उस पे चार्ज है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, तो इसके चलते इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा ये कैलकुलेट करना है। इस प्लेन से एक्स डिस्टेंस पे या किसी डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना होगा। तो हम लोग यहाँ पर अप्लाई करेंगे गॉस लॉ, और गॉस लॉ को अप्लाई करने के पहले जानते हैं कि हम लोगों को जानना होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू प्लेन ऑफ चार्ज किस तरह का होता है। तो क्योंकि ये प्लेन है इन्फानाइट प्लेन, तो इसके चलते इलेक्ट्रिक फील्ड सिमेट्रिक होना चाहिए, सब जगह एक जैसा होना चाहिए। तो एक ही ऑप्शन बचता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड प्लेन के दोनों तरफ परपेंडिकुलर डायरेक्शन में बाहर इमर्ज होना चाहिए। क्योंकि इस पे चार्ज पॉजिटिव है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में दोनों तरफ इमर्ज होना चाहिए, ठीक है। और प्लेन से अगर एक्स डिस्टेंस से बात करें किसी पॉइंट पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सभी जगह सेम होना चाहिए। अगर हम कोई पॉइंट लें जिसका डिस्टेंस एक्स है और जितने भी पॉइंट हो प्लेन से एक्स डिस्टेंस पर है, तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू सेम होगा। क्योंकि प्लेन से अगर हम प्लेन जान रहे हैं कि इन्फानाइट है और उससे एक्स डिस्टेंस पे कोई भी पॉइंट लें, चाहे वो पॉइंट इधर हो, चाहे इस तरफ हो, चाहे ऐसे जा रहे हो, किसी भी तरफ से जा रहे हो, प्लेन से डिस्टेंस अगर एक्स है तो उस एक्स डिस्टेंस पे हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, परपेंडिकुलर टू प्लेन एंड मैग्नीट्यूड सबका सेम होना चाहिए। तो एक चीज समझ गए कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस प्लेन से कैसे इमर्ज करेगा, तो वो हमेशा होगा परपेंडिकुलर टू द प्लेन। अब देखते हैं कि हम लोग गॉस लॉ अप्लाई करने के पहले इसमें गॉसियन सरफेस किस तरह का कंसीडर करें। तो क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर ऐसे जा रहा है, तो हम लोगों को ऐसा सरफेस सोचना चाहिए जिसको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्रॉस करे। देख लो, तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसको ऐसे इससे निकल रहा है, तो एक हम लोग क्लोज सरफेस लेंगे, सिलिंड्रिकल सरफेस, जिसको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्रॉस करके जा रहा है। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन देख सकते हैं कि राउंड सरफेस को केवल टच कर रहा है और फ्लैट सरफेस को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्रॉस कर रहा है। तो अब सीखते हैं कि गॉस लॉ कैसे इस गॉसियन सरफेस पे, इस क्लोज सरफेस पे अप्लाई करके इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। अब हम लोग अप्लाई करते हैं गॉस लॉ। अब जैसे देखो, मान लेते हैं कि कोई इन्फानाइट प्लेन ऑफ चार्ज है जिसपे चार्ज डेंसिटी है सिग्मा। सिग्मा का मतलब क्या हुआ, सिग्मा का मतलब हुआ चार्ज पर यूनिट एरिया, क्योंकि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन किस चीज में है, सरफेस एरिया में है। इसलिए हम लोग बात करेंगे यहाँ पे चार्ज के बारे में, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो किस इस पे सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, और कैलकुलेट करना है इस प्लेट से आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड। अब सोचो कि आर डिस्टेंस पे कोई भी पॉइंट लेंगे तो सभी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे इमर्ज कर रहा है, तो प्लेन के दोनों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड इमर्ज कर रहा है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। जैसे मान लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस प्लेन से ऐसे निकल रहा है, और अभी देखें कि गॉसियन सरफेस यानी क्लोज सरफेस अगर इमेजिन करें तो किस तरह का इमेजिन करें। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन प्लेन के दोनों तरफ ऐसे निकलेगा,
ऐसे निकलेगा। अब गॉसियन सरफेस इमेजिन करना है, तो गॉसियन सरफेस हम लोग यहाँ पे कंसीडर करेंगे एक क्लोज सिलेंडर। तो जैसे मान लो कि एक ऐसा क्लोज सिलेंडर कंसीडर कर लिए जो प्लेन के दोनों तरफ इसको पेनिट्रेट करके जा रहा है, प्लेन के दोनों तरफ पेनिट्रेट करके जा रहा है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो प्लेन के चलते हैं वो इस राउंड सरफेस को केवल टच करके जाएगा, राउंड सरफेस को टच करेगा। यहाँ भी राउंड सरफेस को दोनों तरफ देख सकते हैं कि टच करेगा। बच गया ये सरफेस, ये फ्लैट सरफेस, इसको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस प्लेन के चलते इस सरफेस को क्रॉस करेगा, इस सरफेस को क्रॉस करेगा। इस तरफ भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होगा वो इस फ्लैट सरफेस को क्रॉस करेगा। तो यहाँ पर फ्लक्स जो होगा वो मेनली किसके कारण होगा? फ्लक्स जो पूरे सरफेस से होगा ये निकालना है। तो पूरे सरफेस से फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पूरे इस सिलेंडर जिसको बोल रहे हैं गॉसियन सरफेस, जहां पे अप्लाई करना है गॉसियन सरफेस। तो फिर से देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, एक इनफाइनाइट प्लेन ऑफ चार्ज है जिसके सरफेस पे चार्ज है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। अब हम लोगों को कैलकुलेट करना है प्लेन से x डिस्टेंस पे या r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम लोग एक ऐसा सरफेस इमेजिन किए, सिलेंडर इमेजिन किए, एक कंस्ट्रक्ट किए कि ऐसा कोई सिलिंड्रिकल सरफेस हो, एक क्लोज सरफेस हो। अब देखो इसमें गॉस लॉ अप्लाई करेंगे तो गॉस लॉ क्या बताता है कि टोटल फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस, जिसको हम लोग ऐसे लिखते हैं E डॉट डी का इंटीग्रेशन ओवर होल सरफेस, टोटल फ्लक्स थ्रू होल क्लोज सरफेस यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट डी ओवर होल क्लोज सरफेस। ये लूप क्या बताता है, क्लोज सरफेस के ओवर इंटीग्रेशन किया गया है, पूरे क्लोज सरफेस के एरिया के लिए ये इंटीग्रेशन किया गया है। और ये बराबर क्या लिखना होता है, Q इनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो फ्लक्स थ्रू राउंड सरफेस, यहाँ पे जो राउंड सरफेस है उसको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन केवल टच कर रहा है, तो राउंड सरफेस से फ्लक्स का वैल्यू निकल गया 0। हम लोग अब कैलकुलेट करेंगे, गॉस लॉ अप्लाई करेंगे तो देख सकते हैं कि राउंड सरफेस से फ्लक्स का वैल्यू 0 हो गया। बच गया ये वाला फ्लैट सरफेस, तो इसका एरिया किधर होगा, एरिया होगा आउटवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि बंद सरफेस है तो इसका एरिया होता है आउटवर्ड डायरेक्शन में और परपेंडिकुलर टू द सरफेस। मान लेते हैं कि इसका एरिया ए है, इसका एरिया ए है तो इसका डायरेक्शन किधर होगा, इधर होगा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में बाहर की तरफ। यहाँ जो बंद सरफेस लिया गया, यहाँ जो फ्लैट सरफेस लिया गया, इसका एरिया किधर होगा, इसका भी एरिया आउटवर्ड डायरेक्शन में बाहर की तरफ। और इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस सरफेस को ऐसे क्रॉस करता हुआ, और इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सब जगह क्या होगा, इस पूरे सरफेस पे, इस पूरे सरफेस पे कांस्टेंट होगा। अगर डिस्टेंस दोनों तरफ सेम लेते हैं तो इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, दोनों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम होगा। क्योंकि देखो प्लेन के दोनों तरफ डिस्टेंस इक्वल लिया गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम होगा हर पॉइंट पे, क्योंकि ये प्लेन कैसा है, इनफाइनाइट है। तो इनफाइनाइट है तो उसके कारण हर जगह पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सभी पॉइंट के लिए एक जैसा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम होना चाहिए। तो इस लॉजिक से अब हम लोग कैलकुलेट कर लिए E डॉट डी ए। तो E डॉट डी ए इस सरफेस का कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू E और एरिया का मैग्नीट्यूड A, और दोनों का डायरेक्शन सेम है तो ये सिंपली हो जाएगा E इंटू A। इस सरफेस से फ्लक्स E डॉट डी ए का मतलब क्या हुआ, इस सरफेस से फ्लक्स EA प्लस इस सरफेस से कितना फ्लक्स, तो यहाँ भी वही बात है, इलेक्ट्रिक फील्ड E और एरिया का मैग्नीट्यूड A, और दोनों सेम डायरेक्शन में, तो ये भी हो जाएगा E इंटू A। तो देख लो पूरे सरफेस से फ्लक्स निकाल लिए, पूरे सिलेंडर से फ्लक्स निकाल लिए। पहले किससे निकाले, राउंड सरफेस से। तो राउंड सरफेस को इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर रहा है, टच करके जा रहा है, तो उससे फ्लक्स 0 हो गया। बच गया ये दोनों फ्लैट सरफेस, दोनों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड E है और एरिया का मैग्नीट्यूड A है, तो फ्लक्स इस सरफेस कितना हो गया, E इंटू एरिया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया हो गया। इससे फ्लक्स, दोनों सरफेस से फ्लक्स निकल गया, यानी पूरे सरफेस से फ्लक्स निकल गया, ये हो गया E डॉट डी ए का इंटीग्रेशन ओवर होल सरफेस। और ये बराबर क्या होता है, Q इनक्लोज्ड। तो Q कितना इस पूरे बंद सरफेस के अंदर में इनक्लोज्ड हुआ, ऐसा जो हम लोग सिलेंडर अगर सोचे तो इस सिलेंडर के अंदर में कितना सरफेस चार्ज या सिलेंडर का कितना चार्ज सरफेस इसके अंदर में क्लोज हुआ। तो देखो इस सिलेंडर का सरफेस एरिया A है और ये इस प्लेन को क्रॉस करके जा रहा है, पेनिट्रेट करके जा रहा है, तो इस प्लेन का इतना एरिया सिलेंडर के अंदर में आएगा।
इतने एरिया में कितना चार्ज होगा, तो इतने एरिया में चार्ज होगा सिग्मा इंटू एरिया, सिग्मा इंटू एरिया। और वही चार्ज इस सिलेंडर के अंदर में क्या होगा, इनक्लोज्ड हो जाएगा, क्योंकि पूरा सिलेंडर पूरे सरफेस पे चार्ज तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन हमको देखना है केवल सिलेंडर के अंदर में कितना चार्ज आया। तो सिलेंडर के अंदर में इस एरिया का सिलेंडर है, तो इतने ही एरिया का प्लेन सिलेंडर के अंदर में इनक्लोज्ड होगा, तो इस सरफेस में चार्ज कितना होगा, सिग्मा इंटू एरिया, तो चार्ज इनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना हो गया, 2EA बराबर सिग्मा ए बाई एप्सिलॉन नॉट, तो E बराबर सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ये रिजल्ट आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट प्लेन ऑफ चार्ज। तो रिजल्ट ये हुआ कि अगर एक सिंगल प्लेन है, एक सिंगल प्लेन है, उस सिंगल प्लेन के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू इस तरह से होगा, प्लेन के परपेंडिकुलर दोनों तरफ ऐसे होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आ गया कितना, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा है इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी। अब यहाँ देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो आया, वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आया है, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। पॉइंट का डिस्टेंस इसमें इस रिजल्ट में आया ही नहीं, डिस्टेंस कुछ भी लेते इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू यही आया है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू है वो डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं कर रहा है, तो वो क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट है। तो इसको हम लोग समझ चुके कि अगर कोई इनफाइनाइट प्लेन है तो उसके चलते इलेक्ट्रिक फील्ड सभी जगह क्या होगा, सेम होगा, चाहे डिस्टेंस कुछ भी हो। यानी कि प्लेन के नज़दीक में जाएं चाहे इससे दूर जाएं, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सभी जगह सेम होगा। और कितना होगा वैल्यू, तो एक प्लेन है तो उसके चलते होगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। अब इसका हम लोग ग्राफ भी प्लॉट कर सकते हैं। ग्राफ प्लॉट करने के लिए हम पहले ही बता रहे हैं कि ग्राफ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको जहां भी मौका मिले जिस रिजल्ट का, तो उसका ग्राफ जरूर प्लॉट करने की कोशिश करें। ग्राफ बहुत ही आसान है इसका, कि अगर डिस्टेंस फ्रॉम प्लेन को रखते हैं एक्स एक्सिस पे दोनों तरफ, और इलेक्ट्रिक फील्ड को रखते हैं वाई एक्सिस पे, तो ये मान लो कि प्लेन है इस बोर्ड के परपेंडिकुलर, और उससे एक्स डिस्टेंस पे इधर जाएं चाहे इधर जाएं, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू सब जगह सेम है। प्लेन के, मान लो कि ये प्लेन है, तो प्लेन के इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन में और दूसरी तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में। तो अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड के इस डायरेक्शन को प्लस मानते हैं, तो अपोजिट वाले को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, माइनस से। तो देख लो, अगर वेक्टर साइन यहाँ पे लगा दे, मतलब डायरेक्शन को भी ध्यान में रख करके ग्राफ प्लॉट करना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्लेन के एक तरफ मान लो कि पॉजिटिव है, तो दूसरी तरफ क्या होगा, निगेटिव होगा। यहाँ पे वैल्यू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस में है, तो दूसरी जगह क्या होगा, माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट कंडक्टिंग प्लेन। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट, सॉरी ये था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट प्लेन ऑफ चार्ज। अब देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट कंडक्टिंग प्लेन। तो कंडक्टिंग प्लेन में हम जैसे कि बता रहे हैं कि उसमें 2 प्लेन ऑफ चार्ज होगा। उस रिजल्ट को हम लोग फिर से ड्राइव करेंगे।